नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा आज की वीडियो रहने वाली है सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन कंपनी लॉ के बारे में। देखिए, कंपनी लॉ के लिए आपका वन शॉट वीडियो रहने वाला है जहां पर आज हम कंप्लीटली वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, मैं आप सभी को वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इस वीडियो को कंज्यूम कर सकते हैं। और ये इकलौता ऐसा वीडियो रहेगा जिसके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फंसेंगे ही फंसेंगे, जस्ट लाइक द अदर सब्जेक्ट। अगर आपने हमारी अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस अटेम्प्ट की होंगी तो आप लोग पाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम लोगों ने आपको कराए थे वही आपके एग्जामिनेशन में आते रहे हैं। तो सेम केस आपका कंपनी लॉ का रहेगा। अगर आज वाली ये मेरी वीडियो आप लोग कंप्लीटली देख लेते हैं तो गारंटेड आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। कुछ करीब करीब हम लोग 30 के आसपास क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम मल्टीपल टाइम डिस्कशन कर चुके हैं अपनी वन शॉट वीडियो के अंदर, जहां पर मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 प्रोवाइड कर दिया है। और अगर आपका माहौल आज सही रहता है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई यूनिट 4 एंड यूनिट 5 आल्सो आफ्टर दिस वीडियो। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड और आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को समय रहते पहुंच सके। बहरहाल चलिए शुरू करते। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी पहली यूनिट से रहने वाला है क्योंकि कंपनी लॉ आपके सब्जेक्ट का टाइटल है। तो आपसे पहला क्वेश्चन ही यही पूछा जाता है कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी की साइलेंट फीचर्स क्या होती हैं। अगर आपने वन शॉट वाला वीडियो देखा है तो आप सभी को पता है, हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है जिसको लॉ क्रिएट करता है, जिसके पास सारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज होती हैं। सारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज का मतलब वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हिस्सा ले सकते हैं अपने नाम पर, कोई भी कंपनी जमीन खरीद सकती है, वो किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के ऊपर शू कर सकती है या कंपनी को शू किया जा सकता है। ये तमाम प्रॉपर्टीज किसकी थी, ये तमाम चीजें किसके डेफिनेशन के अंदर आती है, कंपनी की डेफिनेशन के अंदर आती है। यही हम लोगों ने पढ़ा था, कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जिसको कौन क्रिएट करता है, लॉ क्रिएट करता है। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। एंड हैविंग वो लीगल एंटिटी, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसकी अपनी एक अलग एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और इसके पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं प्रेप्टुअल सक्सेशन। प्रेप्टुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, उसकी एग्जिस्टेंस, उसके जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर है, व्हाटएवर आप कुछ भी कहें, उन सब से इंडिपेंडेंट होती है। उसकी एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। जितने भी कंपनी के मेंबर है, आप लोग कह सकते हैं मेंबर का मतलब ओनर है, वो जीवित रहे ना रहे, अलाइव है, लाइव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो बनी रहेगी, कंपनी चलती रहेगी, चाहे उनके मालिक के साथ कुछ भी रहा हो। ये कॉन्सेप्ट एक कंपनी लेके चलती है, हमने डिटेल में पढ़ा था। और कंपनी के पास जो उसकी लायबिलिटी है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। माने जो ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनके पर्सनल एसेट्स का बचाव हो जाता है इन द केस ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी। ये तमाम चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। एंड आगे हमने बताया था इट फॉर्म्ड एंड रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब के हिसाब से आपकी कंपनीज को हमें इनकॉर्पोरेट कराने की जरूरत होती है, रजिस्टर कराने की जरूरत होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और इसके बारे में हम लोगों ने इत्मीनान से बात की थी, आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 20 आपके इंडिया कंपनीज एक्ट 2013 की, तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 20 डिफाइन करता है कंपनी की डेफिनेशन को। कंपनी की डेफिनेशन के लिए आपका ये सेक्शन कहता है कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या पीपल का ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी एक्ट के अंदर या कंपनीज एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको कंपनी बोला जाएगा। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, एक स्पेशल केस मैंने दिया हुआ है, यहां से आप लोग इसकी डेफिनेशन को भी एनालाइज कर सकते हैं। ए कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद द प्रेप्टुअल सक्सेशन एंड द कॉमन सील। इसके बारे में भी हमने बात की थी कि कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जो अगर नेचुरल पर्सन होता तो उसके अपने सिग्नेचर होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन के पास अपने सिग्नेचर नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई कंपनी को क्या प्रोवाइड की जाती है, एक कॉमन सील प्रोवाइड की जाती है, जो इस चीज का एसेंट होता है कि कंपनी की उसमें मंजूरी है, जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर
वो सील लगी होगी। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है। कुछ साइलेंट फीचर है जो हम लोगों ने पढ़ लिए थे, तो एक बार इनको गो थ्रो कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है, माने जो आपकी कंपनी है वो एक रजिस्टर होती है, ठीक है, माने उसको रजिस्टर कराना जरूरी होता है। और ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है जिसको लॉ क्रिएट करता है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी का मालिक ओनर और ये शेयर होल्डर व्हाटएवर यू कैन से, और कंपनी दोनों अपने आप में जुदा जुदा टर्मिनोलॉजी है। प्रेक्टुअल सक्सेशन की भी मैं बात कर चुका हूं। कंपनी लगातार एग्जिस्ट करेगी, उसके मेंबर डाई हो जाए, लीव हो जाए या चेंज हो जाए, माने मेंबर्स के साथ कुछ भी हो, कंपनी चलती रहेगी और एग्जिस्ट करती रहेगी। ये तमाम बातें प्रेक्टुअल सक्सेशन के अंदर आती हैं। इसके अलावा हमने बात की थी लिमिटेड लायबिलिटी की। लायबिलिटी अगर अनलिमिटेड होती है एंड इन सच केस आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी है तो ओनर का जो पर्सनल एसेट्स का एक तरीके से प्रोटेक्शन हो जाता है। इसके बाद अभी अभी हम लोगों ने कॉमन सील की बात की और मैंने बताया जो भी आपकी कंपनी है उसके अंदर पब्लिक कंपनी स्पेसिफिकली, नॉट द प्राइवेट कंपनी, उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं, शेयर्स को बाई भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। इस मुद्दे पर भी हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी। कैपेसिटी टू शू एंड टू बी शूड, ये बात भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि लीगल एंटिटी हो गई है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई है, तो वो शू भी कर सकती है और उसको शूड भी किया जा सकता है। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है साइलेंट फीचर्स क्या क्या रहने वाली है, डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया। ये वाला सवाल, ये वाला क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मैंने बताया था पेपर के अंदर आएगा ही आएगा, जिसको क्या कहते हैं कॉर्पोरेट वेल का क्या मतलब होता है, वह नियम की कब और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज इट लिफ्टेड और ए लिफ्टेड यानी कि उठाना, आप लोग ये समझ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा अंग्रेजी के चक्कर में नहीं पढ़ते, सिर्फ क्वेश्चन समझे। कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या होता है? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉ क्या कहता है, कंपनी अपने आप में एक लीगल सेपरेट पर्सन होती है, ओनर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। कल को कोई भी अगर लायबिलिटी है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वट एवर यू कैन से, वो सब किसके जिम्मे होती है? कंपनी के नाम पे होती है, ओनर्स के नाम पे नहीं होती है। माने कि जो आपकी कंपनी है और वो कंपनी क्या मानी जाती है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मानी जाती है, किससे? उसके ओनर से। इसका मतलब क्या है? जो भी काम कंपनी करेगी उसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी, उसके ओनर्स मेंबर्स जिम्मेदार नहीं होंगे, ये लॉ कहता है। और इसी एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं लूप होल का इस्तेमाल करके काफी ऐसे लोग होते हैं, काफी ऐसे ओनर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंपनी को क्रिएट करते हैं, इलीगल प्रैक्टिसेस करते हैं, फ्रॉड करते हैं, क्योंकि पता है उनको कि लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि जो किया है किसने किया है? कंपनी ने किया है, मालिक उनके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब ये होती है आपकी कॉर्पोरेट विल, माने पर्दे के पीछे से कोई ऑपरेट करता है। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिन केस में इस पर्टिकुलर क्लॉज को साइड में रखा जाता है और कंपनी के जितने भी मालिक हैं उन सबको पकड़ा जाता है और उन सबको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इसको कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर मैं कॉर्पोरेट वेल की बात करूं तो कॉर्पोरेट वेल इज ए सिंबॉलिक टर्म। ये क्या होती है? आपकी एक सिंबॉलिक टर्म होती है, यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेपरेशन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर। ये आपकी एक ऐसी टर्म है, सिंबॉलिक टर्म है, जो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो इसके शेयर होल्डर है कंपनी के और जो कंपनी है वो दोनों जुदा जुदा एंटिटीज है। क्लियर है? आगे मैं बात करूं, एक कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर से क्या होती है? अब कंपनी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है एंड दिस सेपरेशन इज रेफर्ड एज ए कॉर्पोरेट विल। और ये जो आपका सेपरेशन है ये क्या कहलाता है? ये कॉर्पोरेट विल कहलाता है। इट प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम बीइंग पर्सनली लायबल। देखिए ये किसको प्रोटेक्ट करता है? मेंबर को पर्सनली लायबल होने से बचाता है फॉर द डेब्ट या ओब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। क्लियर है? कोई भी कंपनी की ओब्लिगेशन हो गई या डेट हो गया या लायबिलिटी हो गया, उससे आपका जो किसको बचाता है? जितने भी उसके शेयर होल्डर्स है उन सबको बताता है। ये जो आपका नियम है या फिर ये लॉ की जो टर्मिनोलॉजी है। क्लियर है? बट आगे बात करते हैं हम लोग लिफ्टिंग ऑफ ए कॉर्पोरेट विल। इसका मतलब क्या होता है? इस पर्दे को हटाना और ये मान के चलना कि जो किया है वो इसके मैनेजमेंट ने किया है या ओनर्स ने किया है या शेयर होल्डर ने किया है, व्हाटएवर यू कैन से। देखिए इन सम एक्सेप्शन के
केसेस कोर्ट में इग्नोर दिस सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर है, कोर्ट क्या करता है, इस कॉन्सेप्ट को हटा देता है एंड होल्ड द मेंबर, किनको पकड़ता है, मेंबर्स को। स्पेशल केस में डायरेक्टर्स और जो प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर बात आती है। क्लियर, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंड पर्सनली लायबल, दिस नोन एज लिफ्टिंग ऑफ ए कॉर्पोरेट विल, इसको क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट विल बोला जाता है। तो कॉर्पोरेट विल क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है, ये सवाल आ सकता है। प्लस में किन सर्कमस्टांसेस या किन कंडीशंस के अंदर कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाता है, ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले क्या है, टू अवॉइड फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। क्लियर है, अगर आपका कंडक्ट प्रॉपर नहीं है या फिर कोई किसी फ्रॉड की सिचुएशन के अंदर जो आपका कॉर्पोरेट विल वाला कॉन्सेप्ट है उसको उठाया जा सकता है, लिफ्ट किया जा सकता है। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, टैक्स एविएशन के केस में आपके कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जा सकता है। कंपनी इज ए सेम, अगर कंपनी क्या होती है, सेम होती है, उस केस में इसको उठाया जा सकता है एजेंसी और ए ट्रस्ट रिलेशनशिप के बेस पे, और आगे क्या है, इनेमी कंपनी के बेस पे। क्लियर, तो कुछ कंडीशंस है, कुछ सर्कमस्टांसेस है, कुछ सिचुएशन है जिनके अंदर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जा सकता है। क्लियर, तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये वाला सवाल काफी रिपीट है माय डियर फ्रेंड्स, मैं हर बार आपको बताता हूं कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल अपने आप में काफी अहम क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और ये वो तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोगों ने अपनी वन शॉट वीडियो के अंदर और भी डिटेल में और अच्छे से समझे थे। अगर आप लोग इतना भी लिख के आ जाते हैं तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अगर आप लोग कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं तो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको पूरे नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना रहने वाली है। क्लियर, अब आगे अगर आप ध्यान देंगे तो हमने बात की थी दो तरीके की कंपनियां होती हैं, एक आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, एक पब्लिक होती है। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा जाता है, पब्लिक और प्राइवेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है। क्लियर है, तो अगर मैं इंडियन कंपनीज एक्ट की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 2 का सब पॉइंट नंबर 71 बताता है पब्लिक कंपनी के बारे में और 68 बताता है प्राइवेट कंपनी के बारे में। बेसिक डिफरेंस देखेंगे तो ये बताया गया है जो प्राइवेट कंपनी है उसके पास ये अधिकार नहीं होता कि वो पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर सके, माने शेयर कैपिटल को इकट्ठा कर सके, लेकिन पब्लिक कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो पब्लिक को शेयर ऑफर करके ओनरशिप यानी इन द टर्म्स ऑफ शेयर को ऑफर करके पब्लिक से शेयर कैपिटल रेज कर सकती है। क्लियर, तो ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए आगे और भी आपको बातें लिखी मिलेंगी, कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्लियर है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होती है राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू द 200। अब ये प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पे मैक्सिमम 200 नंबर की लिमिट सेट की गई है, क्योंकि पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए जा सकते हैं तो पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी गई है, कितने भी लोग आपके शेयर खरीद सकते हैं। तो ये दो बुनियादी माय डियर फ्रेंड्स फर्क रहने वाले हैं। सेक्शन 68 के अंदर प्राइवेट कंपनी को एक्सप्लेन किया गया, डेफिनेशन को 71 के अंदर पब्लिक कंपनी को एक्सप्लेन किया गया है। अब ये एक बुनियादी तौर पे, वैसे तो मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में समझाया था, लेकिन ये टेबुलर फॉर्म में नहीं है, पैराग्राफ की फॉर्म में है कि एग्जैक्टली दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। पब्लिक कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्राइवेट कंपनी है और ये वाला पब्लिक कंपनी है। अगर ध्यान से देखेंगे कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करता हूं 2013 की, तो कंपेयर करता है किसको, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी से। अब यहाँ पे देखिएगा आपका सेक्शन 2 का सब पॉइंट नंबर 68 किसको बताता है, प्राइवेट कंपनी को, और यहाँ पे मैंने बताया था 2 का 71 बताता है पब्लिक कंपनी को। आगे मैंने बताया कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इट इज ए कंपनी दैट रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। क्लियर है, ये क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ शेयर को, लेकिन यहाँ पे इनके पास अधिकार होता है, डज नॉट रेस्ट्रिक्ट शेयर ट्रांसफर, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, यहाँ पे बात की 200 मेंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आदमी यहाँ पे इनवाइट किया जा सकता है सब्सक्रिप्शन के लिए, कोई लिमिट आपको देखने को नहीं मिलती है। एंड प्रोहिबिटेड्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर टू द डिबेंचर। बता दी प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर एंड 2 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी के पास कम से कम 2 मेंबर और 2 डायरेक्टर होने जरूरी है, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर 7 मेंबर और कम से कम 3 डायरेक्टर की डिमांड होती है। क्लियर, आगे देखिए इट्स नेम मस्ट हैव अ प्राइवेट लिमिटेड, और अगर पब्लिक के केस में बात करेंगे तो यहाँ पे लिमिटेड का शब्द लिखा होता है। इट कैन नॉट बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये शेयर इशू नहीं कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, लिस्ट कैसे होंगे, और पब्लिक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करवाया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी इंजॉय द लेस रेगुलेटरी बर्डन, मतलब रेगुलेटरी बर्डन कम होता है प्राइवेट कंपनी में, लेकिन जो पब्लिक
कंपनी है उनके अंदर ज्यादा आपका जो लीगल बर्डन होता है या रेगुलेटरी बर्डन होता है। तो इस तरीके के कुछ डिफरेंसेस जिनको आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हैं और पूरे पूरे नंबर पा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, डिफरेंस करना है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में क्या होता है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको लिखना है। क्लियर? आगे देखिए, व्हाट आर द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी होने के कुछ फायदे हैं, जैसा कि मैंने बताया ना लास्ट में कि जो लेस रेगुलेटरी नियम्स या फिर बर्डन होते हैं, लेस रेगुलेटरी बर्डन्स है वो किस में होते हैं, प्राइवेट में होते हैं एज कंपेयर टू द पब्लिक। अब कुछ ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस है जो केवल प्राइवेट कंपनी के पास होते हैं, पब्लिक कंपनी के पास नहीं होते हैं। जैसे सबसे पहला प्रिविलेजेस है नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, माने अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो यहाँ पे कोई मिनिमम से पेड अप कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, पब्लिक कंपनी के अंदर जरूरत होती है। लेस नंबर्स एंड द मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, यहाँ पे बताया यहाँ पे लेस नंबर ऑफ मेंबर्स एंड द डायरेक्टर्स। अभी अभी हमने कहा पब्लिक कंपनी के अंदर क्या होता है, अगर आप देखेंगे मिनिमम 7 मेंबर 3 डायरेक्टर की जरूरत होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 मेंबर 2 डायरेक्टर से भी काम चल जाता है। माने ये जो डेटा है ये पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में कम रहने वाला है। आगे देखिए, नो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ये काफी अहम इसकी प्रिविलेजेस है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस के अंदर जरूरत होती है। और प्राइवेट कंपनी को कोई अपना प्रोस्पेक्टस इशू करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है अपने जो पब्लिक है, पब्लिक के अंदर अपने शेयर्स को इशू करने से पहले उनको ऑफर प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स इशू कर नहीं सकती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई आपको जरूरत नहीं है अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करने की। आगे देखिए, एग्जम्पशन फ्रॉम द सर्टेन बोर्ड मीटिंग एंड प्रोविजंस, काफी ऐसी बोर्ड्स मीटिंग है जो प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर होल्ड नहीं भी होती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे उनके लिए कोई क्लोज बनाया नहीं गया है, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर फाइन भी लगता है। क्लियर है? आगे ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। आई थिंक दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर देन सफिशिएंट। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर? तो यहां तक ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जिनके अंदर से मैक्सिमम आपके एग्जामिनेशन के अंदर फंसेंगे ही फंसेंगे। अब एक जो टॉपिक जो मैंने अपने वन शॉट के अंदर माय डियर फ्रेंड स्किप करा दिया था, हमने पढ़ाया नहीं था, लेकिन यहां से सवाल आता ही आता है, इसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसके एग्जामिनेशन में आने की। इसको कहते हैं 1% कंपनी। मैंने बताया था अगर कंपनी पढ़ते हैं तो आपको पीपीओ पढ़ना पड़ेगा, माने पहला पी है आपका पब्लिक कंपनी, दूसरा पी है आपका प्राइवेट कंपनी और ओ का मतलब है ओपीसी 1% कंपनी। तो तीनों के अंदर से सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले पूछा गया है 1% कंपनी क्या होता है और इसकी फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। क्लियर? 1% कंपनी क्या है और इसकी फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, 1% कंपनी इज ए न्यू टाइप ऑफ द कंपनी इंट्रोड्यूस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 टू एनकरेज द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर। क्या स्टार्ट करने के लिए? खुद का वेंचर स्टार्ट करने के लिए, विद द बेनिफिट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी एंड द सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए 1% कंपनी के अंदर असल में क्या होता है, असल में आपको सारे के सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं कंपनी वाले, माने कंपनी के अंदर एक सेपरेट लीगल एंटिटी वाला आपको टाइटल मिल जाता है, अलोंग विद वहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ वहां पे लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। क्लियर है? तो ये प्रिविलेजेस कंबाइन कर दिए जाते हैं सोल प्रोप्राइटर वाले राइट्स के साथ। सोल प्रोप्राइटर के साथ अगर आप देखेंगे तो सिंगल मालिक होता है, अकेला मालिक मैनेजमेंट को संभालता है, अकेला आदमी है जो मालिक होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप प्लस में अगर कंपनी को कंबाइन कर दे, दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन कर दे, तो एक नया टाइप का कंपनी बन जाएगा जिसको क्या कहते हैं 1% कंपनी, और एक ये नया टाइप का कंपनी ही बोला जाता है। क्लियर है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी ऑफर की जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी का टाइटल दिया जाता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप वाला कॉन्सेप्ट होता है, माने इकलौता मालिक होता है, इकलौता मैनेजमेंट के अंदर बंदा होता है। इट इज फॉर्म ऑफ द कंपनी दैट हैज ओनली 1% एज इट्स मेंबर एंड द शेयर होल्डर। ध्यान रखिएगा, ये बात मैंने अभी भी बताई कि इनके पास केवल 1% होगा जो मेंबर होगा, एक ही पर्सन है जो क्या होगा, शेयर होल्डर होगा। अनलाइक प्राइवेट कंपनीज विच रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2, पब्लिक प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 की जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 2 सब पॉइंट नंबर 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो बताता है पर्टिकुलर 1% कंपनी की डेफिनेशन को
1% कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर एंड द शेयर होल्डर। क्लियर है? कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, मैंने बताया ना यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ ए बिजनेस के बेनिफिट को कंबाइन करके क्या बना दिया जाता है? ओपीसी 1% कंपनी बना दिया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे अगर आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, लेकिन 1% कंपनी के अंदर ऐसा सब कुछ आपको देखने को मिलता है, तो काफी स्पेशल फॉर्म ऑफ कंपनी हो जाता है। क्लियर? आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पूछा गया है आपसे? फीचर्स पूछी गई हैं कि 1% कंपनी के फीचर्स क्या रहने वाले। देखिए एक ही मेंबर रहने वाला है, चाहे वो मालिक हो चाहे शेयर होल्डर हो, व्हाटएवर यू कैन से। लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, सेपरेट लीगल एंटिटी का टाइटल मिलेगा, इनकॉर्पोरेशन एज ए प्राइवेट लिमिटेड, काफी अहम बात है। इसका जो इनकॉर्पोरेशन, इसका जो रजिस्ट्रेशन है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एज ए प्राइवेट कंपनी होता है, नोट द पब्लिक कंपनी। क्लियर है? मिनिमम 1 डायरेक्टर की जरूरत होती है, ये भी याद रखिएगा। नॉमिनी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। नो नीड ऑफ एजीएम, एजीएम का मतलब होता है एनुअल जर्नल मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग की जरूरत नहीं होती है, जैसे पब्लिक कंपनी के अंदर होती है, प्राइवेट कंपनी के अंदर नहीं होती, क्योंकि इसका टाइटल कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन प्राइवेट कंपनी की तरह ही होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो एनुअल जर्नल मीटिंग है, एजीएम है, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। तो बाकी कैसे लिखना है सारी चीजें आपको पीडीएफ में दी हुई है, एक एक चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी और आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। क्लियर? तो यहाँ तक आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको बताना है डोरमेंट कंपनी इज एन इनएक्टिव कंपनी, एक्सप्लेन हाउ। इसके ऊपर आपको कॉमेंट करना है। सबसे पहले तो आपको समझना है ये जो आपके डोरमेंट कंपनी है ये क्या होती है और ये इनएक्टिव कंपनी क्यों कहलाती है, इसके ऊपर कॉमेंट करना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, देखिए सबसे पहले समझिए डोरमेंट कंपनी इज ए कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट बट डज नॉट कैरी आउट एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग और ए बिजनेस एक्टिविटी। एक ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन तो कंपनीज एक्ट के अंदर हुआ लेकिन वो कोई बिजनेस एंटिटी को कैरी नहीं कर रही है। रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन वो कोई बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रही है, कोई बिजनेस को रन नहीं कर रही है, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है। इट एग्जिस्ट लीगली, ये इसकी एग्जिस्टेंस कैसी होती है? लीगली होती है, बट इनएक्टिव आइदर बिकॉज इट इज ए प्लानिंग फेज, या तो ये क्या होती है? प्लानिंग फेज के अंदर होती है, सिर्फ इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आगे प्लानिंग फेज चल रहा है, और इट इज फॉर्म्ड दैट टू होल्ड एसेट्स, इसका एक तरीके से निर्माण एसेट्स को होल्ड करने के लिए भी किया जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और ए लैंड, या धरती आप लोग कह सकते हैं। क्लियर है? माने इंटेक, ये जो जितने भी आपके एसेट्स को होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर ये जो कंपनी है जिसको डोरमेंट कंपनी कहते हैं, उसका बेसिकली मेन मोटिव ये भी हो सकता है कि वो प्लानिंग फेज में है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। क्लियर है? तो उसको क्या कहते हैं? डोरमेंट कंपनी कहते हैं। सेक्शन 44455 माने 455 क्या कहता है कंपनीज एक्ट का कि कॉन्सेप्ट ऑफ द डोरमेंट कंपनी, ये याद रखिएगा डोरमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 455 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। हाउ ए डोरमेंट कंपनी इज इनएक्टिव कंपनी, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पे ना तो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता, ऑब्वियस सी बात है, ना कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी होती है, ना तो बिजनेस हो रहा है ना बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई इस कंपनी को क्या बोल दिया जाता है? इस कंपनी को माय डियर फ्रेंड्स इनएक्टिव कंपनी बोल दिया जाता है। क्लियर है? क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है इसलिए इसको कंपनी की टर्मिनोलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए आगे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या होता है, होल्ड एसेट्स होते हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आपका प्रोसीड टू बिकम ए डोरमेंट कंपनी। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसी भी डोरमेंट कंपनी को बनाने का क्या प्रोसेस होता है। देखिए टू कंपनी हैज अप्लाइड टू द रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी यूजिंग द फॉर्म MSC1। अगर आपका जो कंपनी है उसको उसका एक फॉर्म भरना पड़ेगा हमें MSC1, किसके पास? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। और वंस अप्रूव हो जाता है ये फॉर्म, ROC इशूड ए सर्टिफिकेट ऑफ द डोरमेंट स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ MSC2। जो आपका ROC है वो MSC2 की फॉर्म में आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट स्टेटस इशू करता है। दिस कंपनी नेम इज एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ द डोरमेंट कंपनी। बहुत आसान सा प्रोसेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आप लोग समझ गए होंगे असल में डोरमेंट कंपनी का क्या मीनिंग होता है। ठीक है? यहाँ पे कुछ कंप्लायंसेस वगैरह दिए हुए हैं, यू कैन रीड डाउन, आपको चीजें समझ में
आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 3 सवाल एक साथ पूछे गए हैं। शॉर्ट नोट वाला सवाल ये रहने वाला है, होल्डिंग कंपनी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, सब्सिडरी कंपनी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर आप लोग होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं तो होल्डिंग कंपनी इज ए कंपनी दैट कंट्रोल वन और मोर अदर कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो या एक से ज्यादा दूसरी कंपनीज को कंट्रोल करती है। नो एज ए सब्सिडरी कंपनी, उसको क्या कहा जाता है? सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। दिस कंट्रोल कैन थ्रो ओनरशिप ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल का 50% से ज्यादा है तो इसलिए वो कंट्रोल करती है। और दूसरा क्या हो सकता है? पावर टू अपॉइंट और रिमूव द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर, अगर उसके पास ये पावर है कि वो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती है तो उस कंपनी को क्या कहते हैं? सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन द होल्डिंग कंपनी एज ए कंपनी ऑफ विच सच ए कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। क्लियर है? आगे देखिए, होल्डिंग कंपनीज आर क्रिएटेड टू मैनेज द ग्रुप ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, ये क्या होती है? ग्रुप ऑफ बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए, उसके बाद रिड्यूस रिस्क एंड कंट्रोल एसेट्स मोर एफिशिएंटली, इनके लिए इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करूं मैं सब्सिडरी कंपनी की, तो सब्सिडरी कंपनी इज ए कंपनी दैट इज कंट्रोल्ड बाय ए अनदर कंपनी। ठीक है, यहाँ पे क्या था? होल्डिंग मतलब जो होल्ड की हुई थी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। जो कंपनी कंट्रोल हो रही है ना, उसको क्या बोला जाता है? उसको सब्सिडरी कंपनी बोला जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या होता है? ओनरशिप ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर उसके पास होता है, या कंट्रोल ओवर द, आगे क्या दिया हुआ है? कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। बहरहाल ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 287 के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है, एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, तीसरी क्या रहने वाली है? आपकी गवर्नमेंट कंपनी रहने वाली है। क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट कंपनी इज ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर पार्शियली इनका हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। माने 51% या इससे ज्यादा का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो सकता है, या दोनों का मिलाकर के दोनों ने इन्वेस्ट किया हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे? गवर्नमेंट कंपनी बोलोगे। सेक्शन 245 के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन है। एग्जांपल ले सकते हैं गेल का, एनटीपीसी का, ओएनजीसी का और बीएचईएल का। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिनके ऊपर कमेंट करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम के अंदर सवाल आता है। तो उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रमोटर ऑफ ए कंपनी, व्हाट आर इट्स फंक्शन, बहुत डिटेल में पढ़ाया था वन शॉट वीडियो के अंदर, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करता हूं, डाउनलोड करके प्लीज 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 इसको याद करके जाइएगा। एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है प्रमोटर से। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर की लीगल पोजीशन क्या होती है और प्रमोटर के फंक्शंस क्या रहते हैं, 3 सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। हम लोगों ने पढ़ा इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी या रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है, रजिस्टर तो कराना है लेकिन ऑनलाइन मोड में कराना है। तो जो एमओए फिल होता है, एओए फिल होता है, वो सब किस मोड में चला जाएगा, ऑनलाइन मोड में चला जाएगा। बहरहाल एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जैक्टली इसका क्या सीन है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। देखिए कंपनीज एक्ट 2013 अलोंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स, एमसीए कहते हैं जिसको, ठीक है ना, कंपनीज एक्ट प्लस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स provide a completely online process for registration of a company in the India. This process is paperless, time saving and conducted through the MCA 21 पोर्टल। 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने मिलकर कंपनीज एक्ट के साथ एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसको कहते हैं MCA 21 पोर्टल, जिसके थ्रू एक पेपरलेस और टाइम सेविंग प्रोसेस होता है। क्लियर है? आप लोग इजीली अपनी कंपनी को ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। वही सबसे पहले डीएससी सर्टिफिकेट मानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको इश्यू करवाना पड़ेगा। उसके बाद डीआईएन जो हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कंपनी का नाम रिजर्व कराना पड़ेगा जहां पे हम लोग स्पाइस फॉर्म प्लस में पार्ट ए फिल करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग स्पाइस फॉर्म के साथ पार्ट बी फिल करेंगे जहां पे हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर नेम अप्रूवल द एप्लीकेंट फिल द स्पाइस पार्ट बी। ये मैंने बताया था फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट इंक्लूड्स रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस रहेगा, शेयर स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर की डिटेल रहेगी, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी रहेगा, एंड फाइनली हमें अपलोड
करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, EMOA INC 33, EOA INC 34, ये दोनों फिल करने पड़ते हैं। तो ये आपका कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है। बस यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स के साथ कंबाइन करके MCA 21 पोर्टल के थ्रू पूरा काम होता है। बस ये पूरा डिजिटल है, पेपरलेस है। यहाँ पे कोई हमें सच एज पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, पेपरलेस रहने वाला है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? अपलोड MOA और AOA करने के बाद अब हमें क्या करना है, MOA AOA के बाद हमें PAN नंबर, TAN नंबर और EPFO या ESIC की अगर जरूरत है तो उसके लिए अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस को पे करेंगे और वेरिफिकेशन एंड द अप्रूवल बाय ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनी का आपको अप्रूवल मिल जाएगा, चाहे वो आप लोग COIO माने सर्टिफिकेट ऑफ द कॉर्पोरेशन कह सकते हो, आगे क्या हो सकता है CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कह सकते हो, PAN वोटर व्हाटएवर यू कैन से। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको इशू करता है आपका ROC, रजिस्टर ऑफ द कंपनी। तो कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस रहने वाला है। ऑफलाइन ऑनलाइन में काफी सिमिलरिटीज है, बस प्रोसेस एक में पेपर होता है, पेपर के ऊपर सारा काम होता है, एक के अंदर पेपर लेस हो जाता है। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर, माय डियर फ्रेंड्स, बार बार बताया मैंने कि ये वाला सवाल आता ही आता है, पूछा जाता है। लीगल पोजीशन क्या होती है, प्रमोटर क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, रोल ऑफ प्रमोटर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें माय डियर फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर आती हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं इन जो क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं उनको स्किप कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा, या केवल आप लोग गो थ्रू भी हो जाएंगे तो भी आपको चीजें समझ में आएंगी। डिस्कस द वेरियस क्लोज इंक्लूडिंग इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया था अलग अलग क्लोजेज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। कौन कौन से क्लोज है, मैंने ट्रिक के साथ आपके निमोनिक्स के साथ याद करने के लिए कहा था। टोटल 6 तरीके के क्लोज होते हैं, और मैंने बताया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जो डिफाइन करता है कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को, ऑब्जेक्टिव को और स्कोप ऑफ ऑपरेशन को। इसको आप लोग चार्टर ऑफ ए कंपनी भी कहते हैं, इसके बारे में भी हमने बात की थी। सेक्शन 4 के अंदर MOE की डिटेल दी गई है, इसके बारे में भी बात की थी। और टोटल कितने क्लोज होते हैं, 6 क्लोज होते हैं, मैंने इसके बारे में भी बात की थी। पहला क्या होता है, नेम क्लोज होता है। दूसरा क्या होता है आपका, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, लायबिलिटी क्लोज होता है, कैपिटल क्लोज होता है और सब्सक्रिप्शन क्लोज होता है। क्लियर है, तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम इसके ऊपर ज्यादा वक्त इन्वेस्ट करेंगे नहीं। और वैसे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी कंपनी MOA की बाउंड्रीज जो तय करता है, MOA बाउंडेशन लगाता है, MOA एक तरीके से ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है, अगर उनको क्रॉस करके किसी ऑपरेशन को अंजाम देती है, चाहे उसमें डायरेक्टर्स की मंजूरी हो चाहे ना हो, उसको इलीगल एक्टिविटी की टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, जो आपका ये अल्ट्रा वायरस शब्द है, ये भी लैटिन फ्रेज है, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, पावर से बाहर काम करना। ठीक है, इन ए कंपनी लो द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस रेफर एनी एक्ट कैरिड आउट बाय ए कंपनी दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स पावर एंड डिफाइन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MOA के अंदर जो पावर या लिमिटेशन या जो बाउंड्रीज दी गई हैं, उनसे बाहर अगर कोई एक्टिविटी होती है ना, तो वो क्या कहलाती है, अल्ट्रा वायरस कहलाती है। ठीक है, सच एट इसको इलीगल माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड, इसको क्या नहीं किया जा सकता है, रेटिफाइड नहीं किया जा सकता है। ये इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की डेफिनेशन दोबारा दी गई है, वन शॉट के अंदर हम कवर कर चुके हैं। एंड ओरिजिन वगैरह थोड़ा सा पढ़ के चला जाइएगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन में थोड़ा सा लिखने में आसानी हो। की फीचर्स की भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि की फीचर ऑफ डॉक्ट्रिन क्या रहने वाले हैं। क्लियर, तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, काफी क्वेश्चंस आपके कवर हो गए होंगे। अब 1 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आगे तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की ट्राई करेंगे। तो देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को समझने के बाद मैंने बताया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी आप लोग कर लीजिएगा, वो वाला सेम क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे नहीं कराने वाला हूँ। हाँ, आंसर आपको दे रहा हूं मैं PDF के अंदर ही, क्वेश्चन भी दे रहा हूं और हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो वहां पे अननेसेसरी टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम लोग कर चुके हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी हम लोग कर चुके हैं। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपका प्रोसीजर बताना है अगर आपको अल्टरेशन करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर या उसके किसी एक पर्टिकुलर क्लोज के अंदर, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं आगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसके अल्टरेशन
वैल्यूएशन के प्रोसेस को यहाँ पे डिफाइन करना है, तो उम्मीद करता हूं इसको भी आप लोग अपना तैयार कर लेंगे। देखिए आपका ये वाला सवाल काफी अहम रह जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और दूसरा क्या होता है, एग्जम्पशन फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्लियर है, दो तरीके के डॉक्ट्रिन आप लोग पढ़ोगे, पहला क्या है इंडोर मैनेजमेंट, दूसरा क्या है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये दोनों किस तरीके से एक्सेप्शन होते हैं, माने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कैसे एक्सेप्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए कंपनी लॉ के अंदर दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन डिसाइड किए गए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और दूसरा क्या रहेगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और ये दोनों टर्मिनोलॉजी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूं पहले की, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ना, ये आपका प्रोटेक्ट करता है कंपनी को। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को। ध्यान से समझिएगा, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंपनी और एक बाहर के आउटसाइडर पर्सन के बीच में, तो एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो आपकी कंपनी के फेवर में रहेगा, एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो आपके आउटसाइडर के फेवर में रहेगा। पहला क्या रहने वाला है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ध्यान से देखिएगा, एनीवन डीलिंग विद ए कंपनी इज प्री अज्यूम्ड टू हैव रीड अंडरस्टैंडिंग इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्लियर है, आगे क्या लिखा हुआ है, सिंस these are filled with the ROC यानी कि रजिस्टर ऑफ कंपनी एंड द पब्लिक ही अवेलेबल। माने यहाँ पे देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है, अगर किसी भी पर्सन ने कंपनी के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हिस्सा लिया है, तो ये आपका डॉक्ट्रिन ये मान के चलता है कि सामने वाला जो बंदा है जिसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक के अंदर अवेलेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके वही जिनके ऊपर हम लोग बार बार जोर दे रहे हैं, एमओए और एओए हैं, ये दोनों रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास फिल होते हैं और ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं। तो ये मान के चला जाता है कि उस बंदे को इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसको इस चीज की नॉलेज है। ये आपका कौन कहता है, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है। क्लियर, अब यहाँ पे क्या कहता है आगे देखिए, इफ पर्सन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वॉयलेटेड, ठीक है, अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है जिसमें बात को वॉयलेट किया जाए, एंड द प्रोविजन ऑफ एमओए और एओए यानी कि एमओए एओए को प्रोविजन को वॉयलेट किया जाता है, तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी, क्योंकि कंपनी ये मानती है कि उस बंदे को क्या है, नॉलेज है हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। इवन इफ ही पर्सन वाज अनअवेयर ऑफ द प्रोविजन, चाहे उसको अनअवेयर हो, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है, दिस डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट द कंपनी, ये डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट करता है कंपनी को फ्रॉम द आउटसाइडर्स, किससे, आउटसाइडर से, हु मेक द केयरलेस डिसीजन। कई बार क्या होता है, आउटसाइडर केयरलेस डिसीजन लेते हैं, इससे प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपके पर्सन के फेवर में होता है। ध्यान से देखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज ए एक्सेप्शन, क्या होता है, ये आपका एक्सेप्शन होता है टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इट वाज स्टेबलाइज्ड इन द आपका लैंडमार्क केसेस, ये किसमें किया गया था, केस आया था आपका रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस द टर्क्यून, 1856 के अंदर एक केस आया था। इसके बाद आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के आपके मैं कहूंगा एक एक्सेप्शन में क्या आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखिएगा व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन क्यों है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस assume outsider have read the company document but doctrine of indoor management protects innocent outsider, ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपके इनोसेंट आउटसाइडर को, who really on the comply external appearance and cannot verify internal work। मान ले वो क्या हुआ, एक्सटर्नल अपीयरेंस से इफेक्ट हो गए, इंटरनल जो भी इंफॉर्मेशन उसको वेरीफाई नहीं किया। thus its balance fairness ensuring that the innocent third parties are not personalized for the internal lapses of the company। बहुत आसान है, एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कुछ पॉइंट है पढ़ ले, एक बार रीड करेंगे समझ में आ जाएगा। माने सीधी सीधी है, एक आउटसाइडर को सपोर्ट करता है, एक किसको सपोर्ट करता है, एक आपकी कंपनी को सपोर्ट करता है। तो एक एक्सेप्शन है जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, वो एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। और ये एक लैंडमार्क केस रहा था, आप लोग याद रखिएगा, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस द टर्क्यून 1856 के अंदर। उसके बाद ये एक्सेप्शन को स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है, ये पढ़ के जरूर जाइएगा, एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्वेश्चन आता ही आता है। आगे देखिए प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसका कंटेंट क्या क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। प्रोस्पेक्ट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको कोई भी कंपनी क्या करती है, इशू करती है। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या क्या एक शायद आई थिंक स्लाइड यहाँ पे मिस है,
आई थिंक 34 के बाद, यस एक स्लाइड में से, मैं बाद में इसको अपडेट करा दूंगा, तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा एग्जैक्टली कितने कितने टाइप के होते हैं। प्रोस्पेक्टस में पढ़ा भी चुका हूं, आप सभी को याद होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राइट शेयर। अब आपको बताना है, काफी अहम सवाल हो जाता है, राइट शेयर और बोनस शेयर के बीच में क्या फर्क होता है। देखिए, कंपनीज कैन इश्यू शेयर टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन डिफरेंट वे। अब दो डिफरेंट वे कौन से हैं, राइट शेयर है और बोनस शेयर है। देखिए ये दोनों ही शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए इश्यू किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राइट शेयर की क्या क्या डेफिनेशन होती है। देखिए राइट शेयर आर द शेयर्स इश्यूड बाय ए कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। किसके लिए होता है ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। अब ये क्या होता है, जैसे मैं ऑलरेडी किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो मेरे को डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्या ऑफर किया जा सकता है, राइट शेयर ऑफर किया जा सकता है। मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा रहेगी, लेकिन मेरे को कम वैल्यू के ऊपर ऑफर किया जा सकता है। आगे देखिएगा, गिविंग देम द राइट टू बाय द एडिशनल शेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर करंट होल्डिंग। यानी कि उनके पास जो करंट होल्डिंग है उनके प्रोपोर्शन में वो एडिशनल शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। सेक्शन 62 इस चीज को गवर्न करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, इफ शेयर होल्डर ओन 100 शेयर, अगर उसके पास कितने शेयर है, 100 शेयर है, और कंपनी ने इशू किया है 1:5 राइट इशू, यानी कि आपका ये वाला रेशियो इशू किया है राइट शेयर के केस में, यानी कि आपका एक के पास कितना है 5%। माने अगर 100 का शेयर आपके पास है तो आपके पास 20 शेयर खरीद सकते हैं आप एडिशनल, यानी कि आप लोग 5वां हिस्सा खरीद सकते हैं। 100 का 5वां हिस्सा कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद कीजिएगा। बोनस शेयर इशू किए जाते हैं फ्री में, इनके लिए पैसा देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल रेज होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हाँ उसके अंदर प्राइस है ना मार्केट से कम रहेगा, लेकिन फिर भी शेयर कैपिटल रेज होगी। लेकिन ये जो बोनस शेयर है ना, ये फ्री शेयर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू किए जाते हैं। और कहां से इशू किए जाते हैं, फ्री रिजर्व से इशू किए जाते हैं, अकमलेटेड प्रॉफिट से इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आपके फ्री शेयर से। अच्छा, सेक्शन 63 के अंदर सिर्फ फ्री शेयर्स की डेफिनेशंस को दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द राइट शेयर एंड द बोनस शेयर, तो ऑब्वियस सी बात है, कंसिडरेशन की बात करूं तो राइट शेयर आर इशूड फॉर ए प्राइस, वहीं जो आपके बोनस शेयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। पर्पस की बात करूं तो राइट शेयर का मेन पर्पस क्या होता है, फ्रेश कैपिटल को रेज करना। बोनस शेयर का मेन पर्पस क्या होता है, कैपिटलाइज करना कंपनीज के रिजर्व को इनटू द रिवॉर्ड शेयर होल्डर। और इफेक्ट ऑफ द कैपिटल की बात करूं तो राइट शेयर इंक्रीज बोथ द सब्सक्राइब्ड एंड द पेड अप कैपिटल। राइट शेयर से क्या होता है, इंक्रीज होती है सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल, वहीं आपका नया फंड रेज होता है। अगर मैं बोनस शेयर की बात करूं तो कन्वर्ट रिजर्व इनटू द कैपिटल, नो न्यू फंड, ठीक है। यानी कि क्या करता है, रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है और कोई नया फंड यहाँ पे होता नहीं है। शेयर होल्डर की चॉइस क्या रहती है, शेयर होल्डर की चॉइस है वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है राइट शेयर को, बट बोनस शेयर डायरेक्टली क्रेडिट कर दिए जाते हैं। ऐसे ही आप लोग सोर्स ऑफ इशू की बात करें, राइट शेयर्स आर इशूड बाय द ऑफरिंग न्यू शेयर्स फॉर ए कैश के बदले में होते हैं। बोनस शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ द प्रॉफिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम और ए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये तमाम बातें हम लोग कहां पे पढ़ चुके हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। और आपको एक फर्क भी दिख रहा होगा, आप समझ भी गए होंगे, बेसिक सा फर्क है, अंडरस्टैंड करके एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं। सवाल फिर से आ गया है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, व्हाट आर द इनग्रेडिएंट या कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बात की थी, प्रोस्पेक्टस एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक को शेयर्स इशू करने से पहले कोई भी कंपनी, पब्लिक कंपनी इशू करती है। यानी कि प्रोस्पेक्टस इज ए लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए पब्लिक कंपनी टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स और ए डिबेंचर। शेयर्स और डिबेंचर को सब्सक्राइब करने के लिए ये आपका प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल, लीगल एंड द बिजनेस इंफॉर्मेशन टू हेल्प इन्वेस्टर एंड मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्लियर है, जो इन्वेस्टर है उनकी हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। तमाम बातें प्रोस्पेक्टस के अंदर होती है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 70 कंपनीज एक्ट का बताता है कि प्रोस्पेक्टस की क्या डेफिनेशन रहनी चाहिए, जो हम लोगों ने वन शॉट के अंदर डिस्कस की थी। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं प्रोस्पेक्टस के, पब्लिक कंपनी केवल इशू कर सकती है रेज करने के लिए कैपिटल। आगे क्या है, यहाँ पे क्या है, इट इज मस्ट कंसेंट ट्रू कंप्लीट एंड द फेयर डिस्क्लोजर, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। और यहाँ पे क्या है, फिलिंग विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी ROC इज मैंडेटरी बिफोर द इशू, बहुत बेसिक बात है।
इंग्रेडिएंट की भी हम लोग बात कर चुके हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें रहनी चाहिए, जैसे इनविटेशन टू द पब्लिक होना चाहिए, ऑफर ऑफ सिक्योरिटी मेड बाय ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, किसके बिहाफ पे बनाया गया है, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या क्या है, कंप्लायंस विद द लीगल प्रोविजन एंड ट्रू एंड द कंप्लीट डिस्क्लोजर यहाँ पे होना चाहिए, वो जो आपका गोल्डन रूल आप लोगों ने पढ़ा था, तो वो तमाम चीजें हैं माय डियर फ्रेंड जो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, काफी अहम सवाल हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला सवाल हम लोगों ने वन शॉट के अंदर नहीं किया था, इश्यू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर, ये क्या होता है, देखिए स्वीट इक्विटी शेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीडर कर सकते हैं। स्वीट इक्विटी शेयर आर द स्पेशल कैटेगरी ऑफ ए शेयर इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज, किसके लिए, एम्प्लॉयज या डायरेक्टर के लिए स्वीट इक्विटी शेयर को क्या किया जाता है, आपका इशू किया जाता है। नो हाउ intellectual properties rights and the value addition to the company, these shares are issued either at the discount, इन shares को discount पे issue किया जा सकता है, for the consideration other than the cash, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैश के अलावा किसी और प्राइस के अंदर इसको क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर मैंने पढ़ाया था। लीगल डेफिनेशन है इसकी सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 88 के अंदर जो अभी हमने पढ़ी, एंड कंडीशन फॉर द इशूइंग स्वीट इक्विटी शेयर सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है। जैसे आपका पहला क्या है, क्लास ऑफ शेयर, दूसरा क्या है आपका अथोराइजेशन ऑफ ए स्पेशल रेजोल्यूशन, तीसरा क्या है टाइम लिमिट फॉर द इनकॉर्पोरेशन, चौथा क्या है वैल्यूएशन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और आगे क्या है लॉक इन द पीरियड। क्लियर है, ये तमाम बातें हम लोग वन बाय वन करके अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब फाइनल रिवीजन है, गो थ्रो कीजिए, पीडीएफ को अंडरस्टैंड कीजिए, जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो कर लीजिए, फाइनल एग्जामिनेशन में फोड़ के आइए, बेस्ट पेपर करके आइए, बढ़िया नंबर लेके आइए, ठीक है। तो बहुत आसान चीजें हैं जिनको अगर आप लोग कर सकते हैं। आगे देखिएगा लिमिट ऑन इशू, आप सभी को पता है गवर्नमेंट है तो सीबी रेगुलेशन को फॉलो करेगी, अगर लिस्टेड कंपनियां लिस्टेड है तो नो मोर देन 50% ऑफ द पेड के इक्विटी कैपिटल। क्लियर है, ये तमाम बातें जो हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्क्लोजर इन द डायरेक्टर रिपोर्ट भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर, तो काफी अहम हो जाता है ये चीजें जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती हैं। अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं, फोर फीचर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ये भी सवाल एग्जाम के अंदर आता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर फीचर ऑफ ए शेयर एंड द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ रिगार्डिंग इट, माने फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या, देखिए कंपनी ने जो शेयर्स इशू कर रखे हैं है ना, और उनके अंदर से अगर कोई अमाउंट पेंडिंग है और आपका जो शेयर होल्डर है वो अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस कंपनी उसके सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सकती है, उसके शेयर को कैंसिल करके वापिस रख सकती है। क्लियर है, तो इसी को कहते हैं हम लोग फोर फीचर ऑफ ए शेयर, माने रेफर द कैंसिलेशन ऑफ ए शेयर बाय द कंपनी when a shareholder fail to pay the allotment money or a call, ठीक है, यानी कि जो आपका allotment money को पे करने में अगर कोई भी शेयर होल्डर इनकैपेबल है तो उस केस में कैंसिल कर सकती है ऑन द शेयर विद द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, किसके ऊपर, प्रिस्क्राइब्ड टाइम के ऊपर, इवन आफ्टर रिपीटेड नोटिस, एक नोटिस निकाला जाता है, बताया जाता है कि आपको पेमेंट करना है, नहीं करते उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं और वो फॉरफीचर कर देते हैं, शेयर्स को क्या किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। शेयर होल्डर लॉसेज ऑल राइट्स एंड द ओनरशिप ऑन द शेयर्स, ये क्या करते हैं, शेयर होल्डर के अगर कैंसिल हो गया तो राइट्स वाइट्स कहां रह गया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मीनिंग आप लोग देख सकते हैं, ये जो अभी हमने बात की है इसका मीनिंग ये था। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या रहेगा, टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द शेयर होल्डर, ऑब्वियस सी बात है, द शेयर are being taken back by the company, आगे देखिएगा the paid up amount already paid to the not refunded, क्लियर है, लीगल प्रोविजन एंड द रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें बहरहाल हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एग्जैक्टली पावर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नॉन पेमेंट ऑफ ए कॉल, प्रॉपर नोटिस, बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ द फोर फीचर, इफेक्ट ऑफ द फोर फीचर, ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में इत्मीनान से आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की थ्योरी के अंदर पढ़ाई थी, वही एग्जैक्ट डिटो सेम टू सेम है, तो आप लोग सेम करके आइएगा। जैसे अगर फोर फीचर की बात करें तो ये तमाम चीजें उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वहां पे अगर पढ़ा था तो यहाँ पे भी लिख देंगे और आपका काफी टाइम माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बच जाएगा। अगला क्वेश्चन जो काफी बार पूछा जाता है, डायरेक्टर का क्या मीनिंग होता है, आपको एक्सप्लेन करना है कौन कौन से मोड है जिनसे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर किया जाता है। बहुत आसान सवाल है, देखिए डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको इलेक्ट किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। माने ये है कोई भी ऐसा पर्सन जो या तो इलेक्ट हुआ हो या अपॉइंट हुआ हो
बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के लिए किसी भी कंपनी के, और जो रिस्पॉन्सिबल हो मैनेजिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए, सुपरवाइजिंग के लिए, कंट्रोलिंग ऑफ अफेयर्स ऑफ ए कंपनी, वो क्या कहलाता है, वो आपका डायरेक्टर कहलाता है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन सेक्शन 2 के सब पॉइंट नंबर 34 के अंदर दी गई है। अगर लीगल स्टेटस की बात करूं डायरेक्टर की, तो एजेंट की तरह भी काम करता है, ट्रस्टी की भी तरह काम करता है, फिड्यूशरी की तरह भी काम करता है, लेकिन यह एजेंट होता है, ये ना ट्रस्टी होता है ना फिड्यूशरी होता है, इसकी तरह एक्ट करता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूं, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2, पब्लिक कंपनी के अंदर 3, 1% कंपनी के अंदर 1, लेकिन मैक्सिमम 1% के अंदर 15 हो सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा, डायरेक्टर क्या होता है, इसके लीगल स्टेटस क्या क्या रहने वाले हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या क्या रहेंगे। आगे देखिएगा, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स, अलग अलग मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है, 6 है। सबसे पहले है बाय मेंबर इन द जर्नल मीटिंग, सेक्शन 152 के अकॉर्डिंग क्या है, बाय मेंबर इन द जर्नल मीटिंग पहला रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 161 कहता है, और बाय द थर्ड पार्टी एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए के अकॉर्डिंग, एंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 242 के अकॉर्डिंग, एंड बाय द प्रपोर्शन एंड द प्रेजेंटेशन इन द सेक्शन 163। और अगला लास्ट क्या रहेगा, फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग बोर्ड है, इनके अंदर सारी चीजें लिखी हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बाय मेंबर्स इन द जर्नल मीटिंग, क्या रहेगा, द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी अपॉइंट डायरेक्टर इन द एनुअल जर्नल मीटिंग, एजीएम जिसको कहते हैं। ए पर्सन मस्ट गिव देयर कंसर्न एंड फाइल फॉर्म DIR2 बिफोर द अपॉइंटमेंट, यानी कि बेसिक बातें हैं, कैसे उसको अपॉइंटमेंट करना है और किसको एज ए डायरेक्टर चूज किया जाए। ये सारी बातें अलग अलग 6 मेथड है जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, अक्सर बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस सवाल को पढ़ के जिएगा, करके जिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा 101%। हाँ, ये सवाल भी काफी बार पूछा जाता है, व्हाट आर द लीगल पोजीशन ऑफ ए डायरेक्टर। अभी अभी हमने बात की डायरेक्टर की 3 पोजीशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, एजेंट, ट्रस्टी, फिड्यूशरी। पर ये एग्जैक्ट ट्रस्टी की तरह काम नहीं करता, एग्जैक्ट एजेंट की तरह काम नहीं करता, एग्जैक्ट फिड्यूसरी की तरह काम नहीं करता। क्लियर, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा प्लीज, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, काफी अहम सवाल हो जाता है। क्लियर, अब आगे बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपके, है प्रोविजन ऑफ ए कंपनीज रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ ए एनुअल जर्नल। अच्छा, एजीएम जिसको कहते हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग, कि एनुअल जर्नल मीटिंग का क्या मतलब होता है, इसका एक्सप्लेनेशन देना है। आगे क्या बताना है, कौन कौन से प्रोविजन है जो एनुअल जर्नल मीटिंग से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब समझते हैं एनुअल जर्नल मीटिंग को। तो ध्यान से देखिएगा, एजीएम बोलते हैं इसको, एनुअल जर्नल मीटिंग एक मैंडेटरी ईयरली मीटिंग होती है, हर साल बुलानी ही बुलानी है फॉर ए कंपनी शेयर होल्डर। किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए। द पर्पज ऑफ एजीएम, ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंट करने के लिए डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स को, एंड डिस्कस देयर इंपॉर्टेंट बिजनेस मैटर्स, जो भी इंपॉर्टेंट बिजनेस मैटर है उनको डिस्कशन करने के लिए। द प्रोविजंस रिगार्डिंग एजीएम आर गवर्न्ड बाय द सेक्शन 96, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेबिलिटी, यानी कि एप्लीकेबल किसके ऊपर है, मैंडेटरी फॉर कंपनीज अदर देन 1% कंपनी, 1% के ऊपर आपका एजीएम अप्लाई नहीं होता, बाकी सबके ऊपर होता है। नॉट एप्लीकेबल ऑन द 1% कंपनी, ये बात कर चुके हैं। प्रोविजन रिगार्डिंग टू द एजीएम अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 96 क्या कहता है, फर्स्ट एजीएम आपको बुलाना है, एवरी कंपनी मस्ट होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम विद इन द 9th month फ्रॉम द फर्स्ट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, माने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 मंथ के बाद आपको ये पहली मीटिंग बुलानी पड़ती है। नो नीड टू होल्ड अनदर एजीएम इन दिस दैट ईयर, उसके अंदर आपको कोई और एजीएम होल्ड करने की जरूरत नहीं है। सब्सिक्वेंट एजीएम होता है, माने एवरी कंपनी मस्ट होल्ड एन एजीएम ईच ईयर, हर साल करना पड़ेगा। गैप बिटवीन 2 एजीएम शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ, दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और 6 महीने के अंदर ये आमूमन हो जाता है। अथॉरिटी टू द कॉल एजीएम, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कॉल द एजीएम बाय गिविंग ए प्रॉपर नोटिस, एक नोटिस के थ्रू बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, एजीएम को बुला सकते हैं, मेंबर जितने भी शेयर होल्डर है उनके केस में। नोटिस ऑफ एजीएम की बात करूं, मिनिमम 21 क्लियर डेज नोटिस रहना चाहिए, जो कहां पर जाएगा, वो आपके सारे शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को दिया जाएगा। क्या डेट रहेगा, क्या टाइम रहेगा, क्या वेन्यू रहेगा, मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा, बिजनेस आपका क्या है, ट्रांसैक्टेड क्या रहेगा, तो ये तमाम चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद टाइम एंड द प्लेस ऑफ एजीएम
डिक्लेयर होना चाहिए। तो ये एजीएम से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिनको माय डियर फ्रेंड्स आपको पढ़ लेना है। अब आपको दिखाना है सोल्ट नोट ऑन द ई वोटिंग। ई वोटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मतलब जो भी लोग मैनेजमेंट के लोग हैं आपका फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, उस केस में वो आपका डिजिटली इंटरनेट की हेल्प से वोट कर सकते हैं। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं बनी रहती है। ई वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग रेफर द फैसिलिटी प्रोवाइडिंग बाय द कंपनीज टू देयर शेयर होल्डर्स टू कास्ट देयर वोट ऑन रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिकली एंड विदाउट अटेंडिंग द फिजिकल मीटिंग। It ensure transparency, efficiency, participation of all shareholders, specifically those who cannot physically present in the meeting। सब प्रेजेंट हो सकते हैं, जो नहीं हो सकते वो ऑनलाइन आ जाओ। ये ई वोटिंग का राइट यहाँ पे होता है। ई वोटिंग गवर्न्ड बाय द सेक्शन 108 108 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 20 ऑफ द कंपनीज, यानी कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2013 के अकॉर्डिंग ई वोटिंग गवर्न्ड होती है। अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो ई वोटिंग के अंदर आपका मैंडेटरी रहता है ऑल लिस्टेड कंपनीज के अंदर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग 1000 और मोर शेयर होल्डर्स अगर उनके पास है तो वहां पे ई वोटिंग एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। अगर मैं प्रोसीड ऑफ ई वोटिंग की बात करूं तो देखिए नोटिस ऑफ ई वोटिंग रहता है, वोटिंग पीरियड रहता है, कट ऑफ डेट रहता है, डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, तमाम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, यहां से एक सवाल और पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। व्हाट मैटर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू द डिस्कस्ड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कौन कौन से मेथड हैं जिनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनको नहीं किया जा सकता है। काफी अहम सवाल हो जाता है। आपको नोट लिखना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, ये भी पूछा जाता है, याद कीजिएगा इसको भी। एंड व्हाट आर द रिक्वेस्टी ऑफ द वैलिड मीटिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आगे क्या रहने वाला है, एक्सप्लेन द प्रोविजन कंसर्निंग विद द रिमूवल एंड द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर, काफी अहम सवाल ये रहने वाला है। क्लियर? आगे एक सवाल और है, डिविडेंड क्या होता है, प्रोविजन रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपको करना है। हाँ, ये देखिए काफी अच्छा सवाल है, डिस्कस द रूल रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द ऑडिटर। देखिए सेक्शन 139 के अंदर डिफाइन किया गया है कि आपका ये जो एप्लीकेबल है ये लिस्टेड कंपनीज के ऊपर होता है। अदर प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक कंपनीज के अंदर पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन 10 करोड़ होता है। रोटेशन 3 तरीके से होता है, इंडिविजुअल ऑडिटर, ऑडिट फर्म और कूलिंग ऑफ पीरियड। छोटी छोटी लाइनें हैं, अलग अलग टाइम पीरियड है, याद करके लिख के आना है बस, ठीक है। डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस वेयर द कंपनीज इज वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल के द्वारा आपका वाइंडिंग अप, ये यहाँ पे सेक्शन 271 के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर वाइंडिंग अप से रिलेटेड सवाल है। देखिए वाइंडिंग अप है, ये डिसोल्यूशन है, दोनों के बीच में फर्क है, याद करके जाइएगा। हु इज द एंटाइटल्ड फॉर द फाइल ए पिटीशन टू द ट्राइब्यूनल फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, ये भी सवाल काफी बार एग्जाम के अंदर आता है। लास्ट एंड फाइनल, प्रोसेस ऑफ द प्रोविजन फॉर वाइंडिंग अप अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्टी कोड 2016। तो तमाम आंसर इस पीडीएफ के अंदर है, तमाम क्वेश्चंस इस पीडीएफ के अंदर हैं, और ये एक आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन रह सकता है उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और सोने पे सुहागा हो सकता है, उन सभी मेरे भाई और बहनों के लिए जिन्होंने पूरी मेहनत की है, यानी कि जिन्होंने मेरा यूनिट नंबर 1 लगाया, यूनिट नंबर 2 लगाया है एंड यूनिट नंबर 3 लगाया है, और लगातार वो कह रहा है कि सर हमें 4 और 5 भी चाहिए। तो इससे पहले आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिए। अगर सारी सर्कमस्टांसेस अच्छी रहती है तो डेफिनेटली आई विल अपलोड a detailed one shot lecture according to your unit 4 और unit 5 पर। पहले आपको इस पूरी जो पीपीटी है इसको तैयार करना है, इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखना है। इस लेक्चर के ऊपर अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए, कमेंट कीजिएगा पीडीएफ के लिए, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं पेपर के बाद, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।